तो स्टार्ट मेरे पेरेंट्स की शादी से ये है कि मेरे अम्मा-अब्बा की जब शादी हुई तो वो लोग मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में मतलब चले-चले आ रहे हैं मतलब ना तब से कुछ परेशानियाँ उनके साथ चलती ही आ रही हैं, कभी कुछ और वो आज तक कभी ख़त्म नहीं हो सकी और अब वो इतनी वर्स्ट हो चुकी हैं कि अब मैं और मेरी अम्मी और मेरे अब्बा ही हैं घर में और हम तीनों ही होते हैं घर में और अ, अब हमारी लाइफ़ जो है ना वो अब्बा तो अब बेड पे हैं। मतलब वो ना ज़िंदा लोगों में उनका शुमार है और ना क्या ही मतलब मतलब क्या हुआ इस बात का कि वो बिल्कुल मतलब बेड रिडन हो गए हैं? जी मतलब उनको हुआ ये कि अब्बा को पार्किंसंस डिज़ीज़ हुई, फिर देन पार्किंसंस उनकी ट्रिगर होते-होते वो अल्ज़ाइमर्स हो गया, फिर उसके बाद उनको डिमेंशिया ये सारी चीज़ें उनको जो है वो हो गई, फिर उसके बाद अब वो बेड पे हैं। तो मैं और अम्मी उनकी केयर करते हैं। हुँ। मेरी बहन की शादी भी हो चुकी है उनकी खैर। तो शादी जब हमारे अम्मा-अब्बा की हुई तो उसके बाद मेरी जब पहली बहन हुई तो वो बीमार थीं। वो उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, वो मतलब इसी उसमें वो थोड़ी बड़ी हो गईं, फिर उसके बाद दूसरी बहन हुई, तो वो भी बीमार थी और उसके बीमारी साथ से ही क्या मुराद ज़रा वो डिटेल बताइए क्या बीमार? वो बीमारी उनको ये थी कि वो जब पैदा हुईं तो उन उन लोगों को पल्मोनोलॉजी का कुछ इश्यू था ना अस्थमा टाइप कुछ उनके इश्यूज़ थे। हुँ। तो वो जो इतना कि ट्रिगर कॉमनली होते हैं यंग एज में। हाँ, बच्चों में होते हैं, फिर उसके बाद 4, 5, 6 साल के बाद वो ये इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। या तो लेकिन ख़त्म उन हो जाते हैं बिल्कुल या फिर वो फिर ज़िंदगी भर रहते हैं। हाँ, वो फिर आपके साथ लाइफ़ लॉन्ग वो चलते चले जाते हैं। तो हुँ। काफ़ी इश्यूज़ इन दोनों के साथ थे और फिर उसके बाद शादी के 3-4 साल के बाद फिर मेरी पैदाइश हुई थी 93 में। तो अ, मतलब फिर जो मेरे से पहले वाली बहन थी वो इतना बीमार रहती थी क्योंकि मैं हो गया तो फिर अम्मा को जो है उसको सँभालने में इश्यूज़ होते थे कि पैदल पे 2-3 बच्चे साल 2 साल के गैप से हम लोग हो गए थे। तो हमारी अम्मा ने उठा के उसको मेरी नानी को नाना-नानी को दे दिया था क्योंकि वो नहीं सँभाल सकती थी 2-3 बच्चे बीमार। सिर्फ़ मैं हेल्दी था, मेरा काफ़ी वेट भी था, अम्मी बताती हैं मैं काफ़ी हेल्दी था। लेकिन फिर मेरे साथ भी ये इश्यूज़ हुए कि फिर मैं भी बीमार रहने लगा और मतलब कुछ अरसे में सही रहा, स्टार्ट में 2-3 साल, फिर उसके बाद मैं बीमार होना शुरू हो गया और अभी मुझे भी याद है मैं काफ़ी छोटा था, 6-7 साल का, तो मैं इतना बीमार हुआ था कि बहुत ज़्यादा। पहले मेरी बहन बीमार थी, मुझसे बड़ी वाली जो नाना के पास रहती थी, वो 2 या ढाई महीने हॉस्पिटलाइज़्ड थी। तो अम्मी वगैरह ये लोग ये समझते थे कि अब ये सर्वाइव नहीं कर सकेगी और ये मतलब नहीं बचेगी। तो वो जब थोड़ी बेहतर हुई, जिस दिन उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी, उसी दिन मेरी नानी लेके मुझे हॉस्पिटल गईं और अम्मा वहाँ पे कपड़े-वपड़े पैक कर रही थी कि हम लोग घर वापस जाएँ, तो अम्मी ने देखा वो शॉक हो गईं। अम्मी ने कहा, "ये क्या मतलब अभी तो हमारी इसको डिस्चार्ज किया है, आप इसको क्यों लेकर आई हैं?" तो नानी ने कहा, "ये भी बहुत शदीद बीमार है।" तो फिर मुझे याद है कि मैं भी 2-3 महीने हॉस्पिटल में अम्मी मुझे ये बताती हैं कि उस वक़्त 6 महीने वो कंटीन्यूअसली हॉस्पिटल में ही थीं, घर आती थीं सिर्फ़ नहाने और चेंज-वेंज करने देन वापस वो हॉस्पिटल चली जाती थीं। तो फिर इसी दौरान मेरे बाद एक बहन हुई थी, तो वो मतलब अम्मी कहती हैं कि जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके चेकअप्स होते थे, तो डॉक्टर्स ने कभी ये नहीं बताया कि ये इस बच्ची में कोई इश्यूज़ हैं। तो मगर वो जब पैदा हुई तो वो सीपी चाइल्ड थी और सीपी चाइल्ड मतलब सीपी बिल्कुल चाइल्ड मतलब? सीपी चाइल्ड एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको ये कह सकते हैं कि फ़ालिज ज़दा इंसान मतलब उनका दिमाग जो है दिमाग का फ़ालिज कह सकते हैं आप उसको। ये पैदाइशी था। जी, वो उसको बाय बर्थ था लेकिन अम्मी ये कहती हैं कि जब वो पैदा हुई थी ऐसे बच्चे रोते भी नहीं हैं लेकिन अम्मी कहती हैं जब वो पैदा हुई थी तो वो रोई भी थी, सब कुछ था लेकिन अम्मी कहती हैं कि उसको वो काफ़ी हेवी थी। 10 पाउंड की वो पैदा हुई थी। 10 पाउंड बहुत मतलब हेवी बच्चा होता है। तो उसको लोग देखने आते थे। इवन पीजी शिप जो डॉक्टर्स कर रहे थे, वो भी देखने आते थे कि आप दिखाएँ आपका बेबी इतनी हेवी बेबी आपका है ये वो। तो अम्मी कहती हैं वो बच्ची डॉक्टर्स से जो है वो थिएटर में स्लिप हो गई थी, लेबर रूम में। तो उसके बाद उसको दिमाग पे चोट लगी थी। देन उसके बाद वो फ़ालिज़दा हो गई थी या आई डोंट नो कि वो उसको क्या हुआ था, लेकिन वो पैरालाइज़ हो गई थी। मुझे याद है कि हम उसको सीधा नहीं सुला सकते थे, वो करवट पे लेटती थी। उसको जब सीधा करते थे तो वो मतलब उसको शॉक एक अजीब से फिट्स टाइप की कंडीशन होती थी, उसको झटके लगते थे। फिर अराउंड
डेढ़ पौने 2 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। तो मुझे ये भी याद है कि हम सब मैं और मेरी जो मुझसे बड़ी बहन थी, वो हम लोग बचपन में डरते भी बहुत थे। मतलब इतना नॉर्मली बच्चे इतना नहीं डरते, अगर पेरेंट्स के साथ सो रहे होते हैं तो बच्चों को कोई खौफ नहीं होता। लेकिन मुझे ये याद है कि मैं इतना डरता था रात को कि मैं सोता ही नहीं था सारी रात, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे इर्द-गिर्द कोई मौजूद है और मुझे मेरे बेड पे से वो घसीट लेगा और ले जाएगा। तो मैं इतना डरता था कि मैं अपनी टाँगें फ़ोल्ड करके और अपने पेट के साथ लगा के और हाथों से उसको जो है वो बाइंड करके मतलब लाइक सोता था। मतलब जगता रहता था। अम्मी मुझे रात में कहती भी थी बार-बार, अब्बा भी, अम्मी भी, मुझे याद है कि पैर सीधे करो, पैर क्यों नहीं सीधे करते तुम? पैर सीधे करो। तो मैं कभी मतलब उनको बताता भी नहीं था कि मैं पैर क्यों फ़ोल्ड करके रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सिरहाने मतलब मेरे पैरों के पास कोई चीज़ है जो कि मुझे खींच लेगी नीचे, और इस टाइप की मेरी सोचें होती थी। आई डोंट नो क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे मेरे साथ। तो फिर मैं मतलब थोड़ा-सा और आगे बढ़े, उस बहन की मेरी डेथ हो गई जो मेरे बाद पैदा हुई थी। पौने 2 साल की थी, उसकी डेथ हो गई थी 98 में। फिर 90 सन 2000 में मेरी एक और बहन पैदा हुई, हमने उसका नाम शहाना रखा था, और उसके साथ भी सेम इश्यूज़ थे। वो भी सीपी थी, और फिर वो तो माशाल्लाह 20-22 साल ज़िंदा रही है, अभी 2021 में उसकी डेथ हुई है। तो मतलब फिर ये था कि अम्मी रहती थी घर में या मैं रहता था उसके साथ, हम उसको सँभालते थे। देन उसकी डेथ हो गई। उससे बहुत मोहब्बत थी हम लोगों को ना, हम सब घरवाले बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते थे उससे। लेकिन वो बच्ची बहुत शदीद तकलीफ़ों में, मतलब एक इंसान लेटा मुस्तकिल लेटी रहती थी वो, 20-22 साल वो बच्ची लेटी रहती थी। और बिस्तरों में जो कुछ भी छोटे बच्चे की तरह से, जिस तरीके से छोटे बच्चे को ट्रीट किया जाता है ना, उसी तरीके से उसको ट्रीट करती थी अम्मी। बिस्तरों में खिलाना-पिलाना जो कुछ भी होता था, उसका बिस्तरों में पैम्पर और जो मतलब छोटे बच्चे का होता है ना, बिल्कुल लाइक उसी तरीके। और फिर अम्मी हम लोगों को कुर्सी-वुर्सी पे बिठाना, लेटाना, जो कुछ भी होता था, और वो सोती मेरे अब्बा के पास थी। मतलब 22 इयर्स वो अब्बू ही के पास सोई है। जब अब्बू उम्रे पे चले गए थे, मेरी 2 बहनों को लेके उम्रे पे गए थे, तब वो अम्मी के पास सोती थी, और वो रोती भी थी। अब्बू को मतलब याद करती थी। मगर उसमें उसमें इतने सेंसेस थे कि वो हम लोगों को पहचानती थी, और हमें याद-वाद करती थी, और कुछ अम्मी उसको डाँटती-वाटती थी, तो वो भी उसको समझ में आता था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं कंटीन्यूअसली। अम्मी को भी मतलब डाउट्स होते थे कि कभी हमने किसी से इन चीज़ों पे हमारा को ख़ास पुख्ता बिलीव नहीं था। ददियाल वाली साइड पे मेरी दादी बहुत मतलब यानी कि उनको ये तो था कि जादू और जिन्नात वग़ैरह होते हैं, लेकिन वो इन सारी चीज़ों के ऊपर इतना कोई ख़ास बिलीव नहीं करती थीं, और वो कहती थीं नहीं ये सब इस्लाम में है इन चीज़ों का, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होते, तुम्हारे साथ ये अल्लाह ताला की आज़माइश है, बस छोड़ दो, रहने दो, ये ऐसे ही चलता है। तुम इसको अल्लाह ताला की आज़माइश समझ के लो। अब फाइनेंशियली तौर पे हमें कभी भी कोई मसाइल नहीं हुए, और आज भी नहीं है हमें कोई मसाइल। मेरे वालिद बहुत अच्छी एक पोस्ट से रिटायर हुए, गज़ेटेड पोस्ट से रिटायर हुए थे, और बहुत ऑनेस्ट आदमी थे। मेरे दादा भी बहुत ऑनेस्ट थे। तो हमें फाइनेंशियली तो कभी कोई मसाइल नहीं हुए। लेकिन ये सारे जो मसाइल हैं ना, ये मेरे वालिद और वालिदा की शादी के बाद शुरू हुए। अम्मी कहती हैं कि मेरी शादी से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरे साथ कोई मसाइल नहीं थे, और अब्बू भी एक बड़े मतलब यानी कि इन्होंने तो स्ट्रगलिंग फेज़ देखे हैं। मेरे दादा अर्ली एज मतलब जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, अब्बू बहुत छोटे थे, फिर अब्बू के बहन-भाई थे, उनको पाला, बहुत कुछ किया। लेकिन फिर ये सारे मसाइल, फिर जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई ना, बड़ी बहन की शादी हुई, 6 साल हो गए उसकी शादी को, उसके यहाँ बच्चे नहीं हैं आज तक। फिर दूसरी बहन जो मुझसे बड़ी थी, उसकी शादी हुई, उसकी शादी के वलीमे वाले दिन उसको उसके हस्बैंड ने और उसकी जो हस्बैंड की बहन थी, उसने मारा। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस शुरू हुए वलीमे के दूसरे दिन सुबह, और हमें कहा कि भई आपकी बच्ची तलाक माँग रही है और ये वो, आप इसको आके ले जाएँ। तो मैं और मेरे घरवाले हम लोग गए वहाँ पे, हमने उस उनसे पूछा कि आप भई क्या मसाइल हैं, ये है, वो है। तो मेरी बहन ने फिर मैंने उससे पूछा, अपनी बहन से, मैंने बोला भई ये क्यों इतना मतलब अभी 2-3 दिन तो हुए तुम्हारी शादी को, कल वलीमा था, कल वलीमा करके हम लोग गए, अभी सुबह क्या हुआ है? तो फिर उसने बोला कि ये इन्होंने मुझे मारा है, और मुझे मारा है, मेरे ऊपर हाथ उठाया है, और मैंने पूछा वजह? वजह उसने बताई कि मुझे जो ये कपड़े जो मुझे कपड़े दिए थे पहनने के लिए,
वो इतने ओवर साइज थे कि वो मतलब इस काबिल ही नहीं थे कि मैं पहन सकूं, और मुझे शर्म आ रही थी कि अब घर मतलब पहन के बाहर जाऊं तो उसका गला वगैरह, और वो मतलब यानी खवातीन को ज्यादा पता होता है कि मतलब मेहमान है घर में, तो वो उसको नहीं सही लग रहे थे, उसने मना किया, तो इस बात पे उसको मारा। तो देन मैं उसको घर पे ले आया था, और फिर उसके बाद वो फिर वापस चली गई थी। फिर मतलब वो 20 डेज या 22 डेज उनके घर पे रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर वही लड़ाई वगैरह ये चलती रही, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते रहे। 20-22 दिन में उसको इतना मारा कि उसकी ये कमर की हड्डी जो स्पाइनल कोड होती है उसके कुछ मोहरे होते हैं वो खिसक गए थे, डिसलोकेट हो गए थे उसको। तो फिर मैं और उसको घर लेकर आ ये गया। और ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? ये 100% अरेंज मैरिज थी, और ये इस तरीके से हुई थी कि मैं इसके हक में नहीं था। मैं मना करता था अम्मी को कि यहाँ आप शादी नहीं करते, रीजन? क्योंकि ये यार मिनाज भाई, उनका मसला क्या था कि वो बिल्कुल उनका जो उनका जो स्टैंडर्ड था ना लाइफ का, वो हमारे साथ मैच नहीं करता था बिल्कुल भी, इस तरीके से कि वो लोग जो है ना, उनकी वालदा नहीं थी घर में ना, और उनकी जो बड़ी बहन थी ना, उसने उन सबको पाला था, तो ज्यादा इन्फ्लुएंस उसका था घर में। और उनका एक बहुत छोटा सा घर था, एक कमरे का घर था, और पुराना, बहुत पुराना घर था, टूटा फूटा सा, अजीब सा। और जब हम पहली मर्तबा गए तो कुछ इस तरीके की चीजें थी, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए डिस्कस, मगर वो कुछ इस तरीके की चीजें थी जो मैंने कहा अम्मी से, यार यहाँ पर गुजारा नहीं कर सकेगी, क्योंकि अब्बू ने तो हम बहन भाई को तमाम फैसिलिटीज दी जिंदगी में जो उनके बस में थी, उन्होंने हमें सब कुछ दी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ये नहीं गुजारा कर सकेगी। तो अम्मी ने मेरी कहा कि नहीं, कुछ चीजें होती हैं, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, ठीक है, लड़के की जॉब तो है ना बैंक में, तो वो कर लेगा, वो ठीक है, वो सही है, बस हर चीज नहीं देखते, अल्लाह पे तवक्कल करो। तो मैंने अम्मी को कहा, यार ठीक है अम्मी, अब हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, ठीक है, सही है, आपको जैसा बेहतर लगता है। तो वो चलते गए मामला। तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों में उन्होंने झूठ भी बोला, बहुत ज्यादा झूठ से काम लिया कि नहीं ये तो हम दूसरा कर ले रहे हैं, ये वो लिंगर ऑन होती गई चीजें। मैंने मना कर दिया, फाइनली मैंने उनको मना कर दिया कि मैं इस शादी के हक में नहीं हूँ, और आप अपने भाई के लिए कोई और रिश्ता देख लें, और मैं इस शादी के हक में नहीं हूँ। तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, पता नहीं किस तरीके से, मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने अम्मी को कांटेक्ट किया, उस लड़के ने जिससे शादी होनी थी, उस लड़के ने अम्मी को कांटेक्ट किया और कहा कि नहीं आंटी, मैं अलग घर लूंगा, आप मेरी बहन की बातों में मत आएं, वो कुछ भी कहती है उसको कहने दें, और मैं अलग घर लेके इसको रखूंगा, और मैं आप मुझ पर यकीन करें। देन अम्मी ने कहा, देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, इनके वालिद के ये काम है, और अब वो मतलब बीमार हैं, इतना इतना ज्यादा वो नहीं इन चीजों को देख सकते, तो ये मेरा बेटा ही सारी चीजों को देखेगा, तुम उनसे बात करो। तो मैं अपनी जॉब पर जा रहा था, वहां उसकी मुझे कॉल आई ना बंदे की। तो उसकी कॉल मैंने पिक की, रोड के साइड पे गाड़ी लगाई मैंने, वहां पे उसकी कॉल पिक की। तो उसने कहा कि देखो, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान तीसरा अल्लाह है, और मैं तुम्हें जमानत देता हूँ, मैं इसको खुश रखूंगा, और मेरी बहन से इन सारी चीजों का कोई वास्ता नहीं है, मैं लेके जा रहा हूँ शादी करके, मैं खुश रखूंगा। तो जब उसने इतनी बड़ी बात कही, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, आप अपनी बहन को भेजें और डेट फिक्स करें। वो लोग आए, और हमारी अम्मी ने कहा कि भाई ठीक है, आप जितनी जल्दी आप कर सकते हैं कर ले, ठीक है, कोई मसला, हमें कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने 2-3 महीने की डेट रखी, और हम लोगों ने शादी कर दी इसकी। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद उन्होंने इस कदर परेशान किया। मैं इसको घर पे ले आया था, तो मैंने उनको ये कहा था कि मैं ये नहीं कह के आया था कि बस अब खत्म फाइनल, बस मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने उनको ये कहा था कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, ताकि इसका मूड बेहतर हो जाए, फिर आप आके इसको ले जाना, ताकि वो लड़का हमारे घर आए तो मैं उससे अकेले में भी कुछ बात कर लूँ, फैमिली में था तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता था। देन हुआ ये कि कुछ दिन गुजर गए, रमजान और मुबारक का महीना शुरू हो गया। तो मैंने कहा कि भाई देखें, रमजान का महीना भी 7-8 दिन हो गए, रमजान का महीना है, अभी शादी हुई है आपकी, तो बेहतर ये है कि पहली ईद अपने घर में गुजारे ना, ये आप इसको ले जाएं। तो वो लड़का फोन ही नहीं उठाता, तो उसकी बहनें फोन उठाती थी, जब मैं उसके नंबर पे फोन करता था उसकी बहनें फोन उठाती थी। तो देन खैर, हुआ ये कि 6-7 महीने तक हमने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को भी डाला बीच में, सब कुछ किया, तो वो लोग इस बात पे राजी ही नहीं थे कि इसको लेके जाएं।
वो ये कहते थे कि 7-8 महीने, 7-8 साल तक आप इसकी बैठेगी, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। वो बहरहाल, कौन होते हैं? वो कौन होते हैं फैसला करने वाले? 7-8 साल वो आपकी बहन बैठेगी? हाँ, वो ये सारी उनकी बहन की सारी बातें थी ना। वो लड़के को तो वो कभी लड़का सामने ही नहीं आता था, फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो गई थी। तो बहरहाल मेरे वालिद तो कर जाने के काबिल नहीं थे। मेरे इस चचा वगैरह दौरान, गए। अच्छा सॉरी सलमान, मैं आपको काट रहा हूँ, इस दौरान आपके वालिद साहब की जो है वो पार्किंसन की जो बीमारी थी वो शुरू हो गई थी? वो शुरू हो गई थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी। अब्बू घर में बिल्कुल ठीक थे। अब्बू ने उनके वालिद से ही बात की थी जब फोन पे, कि भाई मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं करें, आप इसको लेके जाएं, आखिरकार आपने शादी की है और हमने निकाह में दी है बच्ची, और आप ऐसा नहीं करें, और आपकी बेटी ने उसको मारा क्यों था? तो उन्होंने कहा, उनके वालिद ने कहा, नहीं नहीं, कैसे, किसने मारा था? मारा तो कोई भी नहीं था ये वो। तो अब्बू ने बोला, ठीक है, सही है, अगर नहीं भी मारा था कोई मसला नहीं है, बच्चे अलहदा घर में, अच्छा उन्होंने अलहदा घर लिया था। मेरी बहन जो शादी होके गई थी उस घर में नहीं गई थी, उस लड़के ने अलहदा से रेंट पे घर ले लिया था। हम्म। लेकिन वहां पर उसको क्या मसाइल थे, बहन ने जब उस दौरान जब शादी वादी थी इसकी, खुला ग्रांट हमने खुला ले ली थी बाद में ना, 7 महीने के बाद मैंने कोर्ट से खुला ग्रांट करवाई थी। तो उस दौरान तो उसको कोई इश्यूज, उसने मुझे सारी बातें खुल के नहीं बताई। जब खुला ग्रांट हो गई, देन उसने मुझे, मेरी बहन ने बहुत सारी बातें बताई कि मुझे खाना नहीं देते थे, 3-3 दिन मुझे घर में बंद रखते थे, जो अलग घर था, सेपरेट घर था। और जो उसका शौहर था, वो अपनी बहन के घर जाके खाना वाना खा के आ जाता था, और इसको ना पकाने के लिए कुछ देते थे, ना वहां से कुछ ला के देता था। तो बड़ी मुश्किल में थी। मतलब मुझे कभी कभार फोन करती थी, 20-22 दिन तो रही थी वहां पे। कभी मुझे फोन करती थी, यार मुझे तुम, हमारे घर से काफी डिस्टेंस पे था इनका घर, 20-22 किलोमीटर दूर था। तो मुझे फोन करती थी कि तुम मुझे कुछ बेकरी आइटम्स दे जाओ, अम्मी से बोलो कोई कबाब वगैरह बना के दे दें मुझे। तो मैं, मतलब मुझे मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था। मैं यही सोचता था, यार हो सकता है कि इसको रात में क्रेविंग्स होती होंगी, कुछ खाने की अकेली रहती है, तो मैं दे आता था जाके। 2-3 दफा मैं देकर आया उसको। तो उसने बाद में मुझे बताया कि यार मुझे तो दूध भी नहीं मिलता था पीने के लिए वहां पर, और बाहर से मुझे कुछ भी खाने के लिए बिस्किट्स तक नहीं होते थे मेरे पास, जो तुम मुझे बेकरी आइटम्स दे के जाते थे, तो वो मैं कुछ ना कुछ रात में कुछ ना कुछ खा लेती थी, तो उससे मेरा गुजारा फिर भी हो जाता था। बहरहाल फिर उसने मुझे ये बताया कि शादी की पहली रात उसकी जो नंद थी, मतलब जो लड़के की बड़ी बहन थी, वो कहने लगी कि हम लोग घर में बिल्कुल अकेले थे, मतलब सब लोग सो गए थे, और बड़ी बहन जो थी वो मेरे गेट दरवाजे पे खड़ी हुई थी शादी की पहली रात को, और वो कुछ पढ़ रही थी। तो इसके कमरे में ना पानी रखा, ना कुछ भी नहीं था कमरे में, तो इसको पानी की प्यास लगी, तो मतलब डरते डरते करते इसने दरवाजा खोला, अपने शौहर को बोला, आप मुझे पानी ला के दें। उसने बोला, नहीं, जाओ जाके पी लो, मैं नहीं जा रहा, तुम जाके खुद पी लो। तो इसने दरवाजा खोला हल्के से, जैसे मतलब नई दुल्हन थी ना, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा कि मैं वैसे एकदम बेधड़क बाहर निकलूं। उसने हल्का सा दरवाजा जरा सा खोल के देखा, तो उसकी नंद बिल्कुल दरवाजे, बिल्कुल एन इसके दरवाजे पे खड़ी हुई, दरवाजे की तरफ मुंह करके, अंधेरा था और उसके हाथ में कोई कागज था, और उसको वो कुछ कागज लेके हाथ में और कुछ पढ़ रही थी। आई डोंट नो वो क्या पढ़ रही थी, लेकिन मेरी बहन ये कहती है कि वो बड़े नमाज, जो मतलब उनकी अच्छी चीजें थी, वो हमें बतानी, मतलब मुझे बोलने में कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। वो मेरी बहन ये कहती है, नमाज के बहुत पाबंद थे वो लोग, नमाजी परहेजगार थे, लेकिन वो उनकी कुछ ऐसी सस्पिशियस चीजें थी उसकी बहन की, कि वो कहती है पता नहीं क्या वो ब्लैक मैजिक करती थी, या आई डोंट नो व्हाट, वो क्या करती थी। कहने लगी वो कुछ पढ़ रही थी रात को मेरे दरवाजे पे खड़ी हुई, और ये बड़ा मतलब एक अजीब क्रीपी सी चीज है, या इसको क्या कहेंगे हम, अजीब सी चीज है, मतलब नॉर्मल नहीं है ये, कि नई नया वेडिंग कपल है जिनकी मतलब शादी हुई है, उनके दरवाजे पे आप बिल्कुल दरवाजे से लग के कुछ बंदा पढ़ रहा हो या कुछ कर रहा हो, ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो कहने लगी, मैं डर गई, मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मैं सो गई। ये सारी बातें उसने शादी के बाद बताई ना, मतलब ये डिवोर्स होने के बाद बताई। और उसने ये भी बताया कि मेरी जब शादी हुई, मुझे मतलब पहली दफा दुल्हन को जब घर पे लेके जाते हैं तो उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो वो कहने लगी, मुझे सबसे पहले बजाय कमरे में लेके जाने के, घर में कहीं भी लेके जाने के, सबसे टॉप फ्लोर पे छत पे ले जाके मेरी नंद ने अकेला खड़ा कर दिया कि अभी यहाँ रुको, अभी यहाँ पे तुम खड़ी हो, अभी मतलब वो दानिश आएगा, उनके भाई का नाम दानिश था, अभी दानिश आ रहा है, तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। तो कहने लगी, मैं खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही, मतलब एक लाइट जल रही थी छत पे बस, और कुछ भी नहीं था अतराफ में, मतलब वो ऐसा इलाका था बिल्कुल शहर से बाहर, मैंने जैसे बताया भाई 20-22 किलोमीटर दूर था, वो शहर से बिल्कुल बाहर का इलाका था। तो
वहाँ पे आमों के बागात थे। तो कहने लगी चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त थे और मैं छत पे अकेली खड़ी हुई हूँ और मैं मतलब ब्राइडल ड्रेस में हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ अब आए अब आए अब आए। तो वो थोड़ी देर बाद मतलब आधे घंटे के बाद 35 मिनट बाद उनका भाई आया ऊपर। तो उसने बोले ये क्या मुझे यहाँ पे क्यों लाके खड़ा किया हुआ? तो उसने कहा वो बस अभी आपा आ रही हैं, अभी आती हैं आपा। तो कहने लगी वो खुली से बर्तन में मट्टी के एक खीर लेकर आई और बस वो लाके, और वो दूसरे घर से अपने जो घर उनका जहाँ पे वो पहले से रहते थे वो वहां से लेकर आई और वो लाके उसको वो खिलाई। देन वो कहने लगी बस मुझे वो खिलाई और अपने भाई को नहीं खिलाई, बस मुझे खिलाई। बोली ये हमारे यहाँ रस्म है, बस ये खुले आसमान के नीचे खिलाते हैं, ऐसे करते हैं ये वो फलाना। बहरहाल वो सब खत्म हो गया। फिर वो उसकी डाइवोर्स हो गई तो जाहिर है मतलब घर में बहुत हमारे बहुत ज्यादा चेंजिंग हुई, पहली दफा मतलब हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और ये कोई अच्छी चीज भी नहीं है और मैं इसको बुरा भी नहीं कहता। अगर कोई किसी के साथ कोई मसाइल हैं तो ठीक है, मैं कहता हूँ पहली फुर्सत में आपको कोई डिसीजन ले जिस लेना तकलीफ से चाहिए। आपकी बहन गुजर रही थी ना, उसमें बेहतर यही फैसला था। बिल्कुल, मैंने इसीलिए मैंने ये सोचा कि भाई बेहतर मेरे घर वालों में से बहुत सारे लोगों ने कहा इसको एक दफा भेज दो तुम, हो सकता है सही हो जाए। खुद वो भी यही कहती थी कि तुम मतलब मुझे जाने दो, चलो मैं जाके देखती हूँ, हो सकता है अब सही हो जाए। मैंने कहा नहीं यार, इस तरीके के लोग कभी भी सही नहीं होते, तुम और जाओ। शुक्र करें कि आपकी बहन नहीं गई, क्योंकि मैं आपको अगला स्टेप बता देता हूँ। एक हफ्ते के बाद आपको खबर मिल जाती कि आपकी बहन प्रेग्नेंट है। और एक दफ़ा हाँ जब जब इन रिश्तों में औलाद आ जाती है ना, फिर वो जी, ज़िंदगी भर का एक वो, भले खुला ले लें, डिवोर्स हो जाए, लेकिन वो औलाद जो होती है ना, वो एक ऐसा फैक्टर बन जाती है कि आप कभी भी उन उन लोगों से, उस रिश्ते से जान नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही था। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देखो तुम अभी तुम्हारे साथ कुछ और मसाइल नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है। अम्मी मुझे यही कहती थी यार तुम इसको जाने दो, हो सकता है घर बस जाए ये वो। मतलब नहीं अम्मी, जो लड़का इतना भी स्टेप नहीं ले सकता कि वो उससे, अगर मेरे चचा गए बात करने ना, बैंक चले गए थे तो वहां पे जाके उसको कहा देखो तुमने निकाह किया है, तुम थोड़ा सा स्टेप लो, तुमने अलग घर भी लिया है, तुम बिल्कुल अगर उसको खाने पकाने के लिए लाके दोगे वो पका के भी खिला देगी तुम्हें, कोई इशू नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो, मेरी बहन बड़ी है, मेरे वालिद से बात करें या मेरी बहन से बात करें, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे पास क्यों आए हैं, आप जाएं उनसे बात करें। तो चचा ने बोला यार बीवी तो तुम्हारी है ना। तो मतलब मैंने उसको यही समझाया था कि यार जो बंदा तुम्हारे लिए इतना भी स्टैंड नहीं ले सकता, मतलब नहीं खड़ा हो सकता अपने माँ बहन और वालिद के मतलब सामने, बहन के सामने, तो तुम रहने दो, उसके साथ जाके करोगी भी क्या तुम। बहरहाल वो हमारे घर पे भी आए थे और हमारे घर के बाहर वो बड़ा कुछ तमाशा करके गए। हम लोग बहुत टाइम से यहाँ पे रहते हैं, 20-22 साल से हम रहते हैं। तो वो मतलब वो बड़ा कुछ, फिर उसके बाद हमने उनसे खुला ले ली थी और खुला के बाद भी जो मेरी बहन का सामान उनके पास था वो कुछ भी उन्होंने हमें वापस नहीं किया। इवन फर्नीचर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जितना भी था सब तोड़ फोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद करके ना फिर उन्होंने वापस किया। हाँ, एक चीज मेरी छठी से काम कर गई थी। जब इसकी शादी हुई तो शादी से पहले ही उन्होंने 2-3 दिन पहले ही कुछ इस तरीके की चीजें की थी जो अम्मी ने मुझसे छुपा ली थी, बताई भी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने अम्मी को ये कहा था अम्मी ये नया घर गोल्ड से है। रिलेटेड तो नहीं है ये बात? एग्जैक्टली वही मैंने कहा था अम्मी आप वो नहीं दीजिएगा इसको, नई जगह पे शादी होके जा रही है ये, आप वो रख लीजिएगा अपने पास, बाद में जब ये सेटल हो जाए आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, हाँ ये अब सही है बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप इसको इसका हवाले कर दीजिएगा। बहरहाल फिर वो सारी चीजें गई तो कोर्ट में जब वो वहां पे जब पुलर ग्रांट हो रही होती है ना, तो चैम्बर में एक मीटिंग सी होती है जज के सामने, वो दोनों को बुलाते हैं, लड़का लड़की बस खाली। तो वहां पर जब उसको बुलाया तो मेरी बहन से उन्होंने पूछा तो मेरी बहन ने कहा मैं अब भी इनके साथ रहना चाहती हूँ, इनसे ये कहें कि बिल्कुल सेपरेट घर में मुझे रखें। तो जज ने कहा देखें अभी भी बच्ची आपके साथ रहना चाहती है, अब आप बताओ। तो उसने कहा नहीं मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये सारी चीजें, और मैं नहीं रख सकता, और इससे कहेंगे इसके पास जो कुछ भी चीजें हैं ना मेरी वो मुझे वापस कर दे। तो मेरी बहन ने कहा कि भाई मेरे पास तो इनका कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक नोज पिन है, ये जो मैंने पहनी हुई है ना ये नोज पिन है, बाकी तो सारी चीजें इनके घर में ही है। और इस लॉक जो चाबी है ना वो भी इन लोगों के पास है, एक चाबी इनके पास है, एक मेरे पास है। तो उसने कहा कि मुझे ये नोज पिन भी वापस चाहिए, ये इनसे इससे कहें कि ये नोज पिन भी मुझे वापस कर दे। तो
मेरी बहन बाहर आके रोई, बहुत ज्यादा रोई, कहने लगी देखो उसने उसने मुझे ये कहा है कि मेरी नोज पिन भी मुझे वापस कर दो। तो मैंने कहा यार तुम छोड़ो ना, बस रहने दो। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर इस तरीके के मसाइल हों तो कोई जरूरत नहीं है बर्दाश्त करने की। आप पहली फुर्सत में फैसला ले लीजिए, क्योंकि जिंदगी तो एक बार मिलती है। बजाय आप रोज रोज रोएं, इससे बेहतर है आप एक दफा रो लें। क्योंकि मैं एक भाई था और मेरी बहनें थी, वालिद मेरे बीमार थे, तो मुझे ये पता था कि मैं रोजाना इस बहन के लिए मुझे रोना पड़ेगा। वो खुद भी रोएगी, अल्टीमेटली मैं भी तकलीफ में आऊंगा। बाद में आगे चल के मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं इसको भूल जाऊंगा, ये अकेली ही जल जल के जिंदगी गुजारेगी। तो फिर डिसीजन ले लिया था और उसको हम लोग घर पे ले आए थे। बहरहाल कहानी कहीं और निकल गई। तो ये भी मतलब ये पार्ट सारा इसी दौरान ना, मेरी बहन की भी जो जो सीपी चाइल्ड थी उसकी भी डेथ हो गई थी। तो काफी ट्रॉमा में जिंदगी गुजरी। फिर बहरहाल मसाइल ये भी थे, और इसके अलावा मुझे हम जहाँ जिस घर में हम अभी रहते हैं, इससे पहले हम कहीं और रहते थे। वो सरकारी रिहायश गाह थी हमारी, लेकिन अब्बू जब सर्विसेज में थे हमने तभी वो जगह छोड़ दी थी, तो उसमें भी कुछ मसाइल थे। मुझे वहां पे, मैं काफी छोटा था, जैसा कि मैंने बताया, मैं डरता भी था। मुझे हर वक्त वहां पे फील होता था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। शायद बचपन में बच्चों को शायद लगता हो, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं लगता होगा जितना मुझे लगता था। मैं अकेला कहीं नहीं जाता था, अपनी वालिदा को या किसी को बोलता था, जरूर मेरी फुप्पियां भी थी, मैं उनको कहता था कि आप मेरे साथ चलो। और सरकारी जो घर होते हैं वो पुराने, वो 1952 में कंस्ट्रक्ट हुए हुए थे वो क्वार्टर्स, काफी बड़े बड़े थे। तो वो कुछ उसी जमाने के हिसाब से बने हुए थे कि पहले रूम्स थे, फिर उसके बाद एक बड़ा लाउंज सा था, फिर किचन, फिर देन वॉशरूम्स वगैरह। तो वो थोड़ा बाहर जाके सहन में था वॉशरूम वगैरह, तो मैं रात में भी उनको लेके किसी न किसी को जाता था। तो मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता था। हाँ, मेरी अम्मा जरूर, मेरी वालिदा यकीन करती थी, क्योंकि उनको भी, अम्मी को भी सेम ऐसा ही फील होता था कि उनके पीछे कोई खड़ा है, किचन में कोई खड़ा है, कोई मौजूद है, हर वक्त किसी न किसी, कोई ना कोई एंटिटी महसूस होती थी। फिर मेरी चची की शादी हुई, मतलब चचा की शादी हुई, तो जो उनकी वाइफ आई, तो फिर उन्होंने जब तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब वो लोग वो घर छोड़ के चले गए, क्वार्टर से चले गए, उन्होंने अपना घर ले लिया, तो देन उन्होंने बाद में इन सारी बातों की अ, मतलब कहा कि नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वहां पे था कुछ और मुझे भी इस तरीके से नजर आता था। तो फिर मैंने उनको, मतलब मेरी चच्ची मुझे ये कहती थी, मेरी चच्ची ने फिर बाद में मुझे ये बताया कि मुझे ख्वाब में नजर आता था, रियलिटी में मुझे कभी नजर नहीं आया। लेकिन फिर उन्होंने पूछा मुझसे, बेटा तुम मुझे बताओ, तुम हुलिया बताओ। तो फिर मैंने उनको एक हुलिया सा बताया। मुझे दो चीजें वहां पे नजर आती थी। एक, मुझे बुजुर्ग टाइप की कोई एंटिटी, मतलब लाइक एक बुजुर्ग टाइप फिगर थे, बूढ़े से आदमी, इंसान, एजेड, लाइक 60 65 साल 70 साल की एज का जो बंदा होता है ना, वो एक बड़ा सा गाउन व्हाइट कलर का, पैरों तक, जैसे तोप होता है ना अरबी, उस टाइप का कुछ। एक दफा मुझे वो नजर आए वहां पर। और एक ब्लैक एंटिटी थी। और ये दोनों चीजें अलग अलग जगहों पे नजर आई, मतलब घर के आधे हिस्से में वो और आधे हिस्से में वो। तो वो दोनों चीजें मैंने अपनी चच्ची को बताई, तो मेरी चच्ची ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक देखा है। मैंने लेकिन रियल में नहीं देखा, मैंने ख्वाब में देखा है। तुमने रियलिटी में पता नहीं कैसे देख लिया। बहरहाल मैंने उनको बताया कि मैंने ये चीजें फील की हैं वहां पे। खैर वहां से हम लोग घर छोड़ के फिर यहाँ आ गए 2006 में, दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए तो सारी चीजें नॉर्मल हो गई, यहाँ पे मुझे कोई डर वर नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगता। लेकिन मैंने यहाँ पर भी फील किया। यहाँ पर मैंने क्या फील किया कि हमारे इस घर में बड़ी, एक बहुत बड़ी सी ग्रिल थी, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर ग्रिल थी, मतलब एंट्रेंस के पास। तो वहां पे बड़ी ठंडी सी हवा आती थी, बड़ी अच्छी हवा आती है गर्मियों में। तो मैं वहां पर बैठा करता था अपना लैपटॉप लेके, या मोबाइल, मोबाइल तो खैर उस वक्त नहीं होते थे, 2006 5 6 7 में। तो मैं वहीं बैठा करता था। तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होते थे उस वक्त। तो वो मैं वहां बैठा होता था, तो वो वहां पर मुझे फील हुआ कि कोई एक चीज अजीब, शेड शेडो टाइप की कोई चीज ना, वाइट, मगर वाइट कलर की थी वो। कि वो चीज, में लेटा हुआ था वहां पे ना, वो चीज आई है और मेरे ऊपर से मतलब यानी कि एक फलांग के नहीं जाता कोई इंसान, एक एक टांग इधर से ऐसे ऊपर से गुजर के गई है।
तो जब मुझे ये चीज़ मैंने नज़र देखी और वो चीज़ वहाँ से गुज़र के ऐसे किचन से होती हुई मेरे बड़े कमरे में चली गई। सामने रूम था एक बड़ा-सा, उसमें चली गई। वहाँ हम लोग सोते भी थे, नमाज़ वग़ैरह भी पढ़ते थे। तो वहाँ चली गई, मैं घबरा-सा गया और इतनी उस वक़्त 12, 13, 14 साल मेरी ऐज थी। मैं वहाँ से उठा, मैंने किसी को कुछ बताया नहीं मगर कि मैं अपनी अम्मी को उठा रहा हूँ या मतलब मैं डर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बस वहाँ से जगह उठ के चेंज कर ली कि हो सकता है शायद मेरा वहम हो। फिर मैं एक मर्तबा उसी कमरे में जिसमें वो गई थी, वहाँ पर इशा की नमाज़ मैं पढ़ रहा था। तो जब इंसान लेट आवर्स में मैं कोई मैट्रिक में था, तो मैं पढ़ता रहता था। पढ़ते-पढ़ते मैं मतलब स्टडीज़ वग़ैरह करते हुए रात में मुझे ईशा की नमाज़ का ख़्याल आया कि आज मैंने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी है मस्जिद में, तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो मैंने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद मैंने जानामाज़ बिछाई और जानामाज़ बिछाने के बाद मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगा और जैसे ही मैंने नमाज़ के लिए नियत बाँधी और मैं क़याम में ही था उस वक़्त, तो मुझे फ़ील हुआ कि बिल्कुल ऐन मेरे राइट साइड पे, जहाँ मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ खड़ा हुआ, ऐन मेरे राइट साइड पे दीवार के साथ लग के, मतलब दीवार से 2-4 4 फीट हार्डली मैं दूर था। मैंने अपना प्रेयर मैट बिछा रखा था और मैं नमाज़ पढ़ रहा था। ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ते हुए इंसान की कंसंट्रेशन तो सजदागाह की तरफ होती है ना क़याम में भी, लेकिन मुझे साइडों की चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं इंसान को। तो मुझे महसूस हुआ कि साइड में कोई बैठ गया है आके, बैठा हुआ है और 1 नहीं 2 लोग हैं और व्हाइट लिबास है उनका पूरा और एक मर्द है और एक खातून है। ये मैंने बिल्कुल फ़ील किया और वो वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। मैं इतना नमाज़ में इतना डर गया कि मैंने नमाज़ शायद मेरी आखिरी रकात थी या आखिरी से पहली रकात थी, फ़र्ज़ों में ही मैं फ़राइज़ में ही था। तो मैं इतना घबरा गया ना वो कि मैंने जल्दी-जल्दी नमाज़ मुकम्मल की अपनी। मुझे आज तक ये बात याद है कि मैं उस तरफ सलाम फेरने से भी डर रहा था कि मैं जब सलाम फेरूँगा तो मैं बिल्कुल एग्ज़ैक्ट फ़िगर मुझे नज़र आ जाएगा कि क्या चीज़ है, क्या है। बहरहाल मैंने वहाँ पे आँखें बंद करके सलाम फेरा और फ़ौरन मैं वहाँ से उस कमरे में से निकल गया और मैं बाहर चला गया जहाँ पे लाउंज में चला गया, जहाँ पे मेरी बहनें वगैरह भी मौजूद थीं। रात देर का टाइम था, लाइट्स वगैरह ऑफ थी घर की, बस उसी कमरे की लाइट जल रही थी। तो उसके बाद मैंने बाहर शायद, अब मुझे इतना याद नहीं कि मैंने बाहर नमाज़ कंप्लीट की या नहीं की, लेकिन मैंने किसी को उस वक़्त भी मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं या क्या है। लेकिन फिर बाद में हमारे घर एक आंटी आईं, तो वो उसी कमरे में बैठ के कुछ पढ़ रही थीं और अम्मी वहाँ मौजूद थीं। तो वो आंटी ने अम्मी से कहा कि आपने घर में क्या जला रखा है? कोई लोबान जलाया है या अगरबत्ती जलाई है? तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं, हमने तो घर में कुछ भी नहीं जलाया। तो उन्होंने कहा कि कोई इत्र यूज़ किया है, क्या है? घर में आपने क्या कहाँ बहुत तेज़ किस्म की खुशबू आ रही है। अम्मी और बहनें उस कमरे में मौजूद थीं, उन्होंने भी वो खुशबू फ़ील की। तो अम्मी ने कहा नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, इस कमरे में तो कुछ भी नहीं ऐसा नहीं किया, ना अगरबत्तियाँ जलाई हैं, ना कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर वो जाते-जाते वो आंटी वहाँ मतलब चली गई हमारे घर से और कह के गईं कि आपके घर में कोई चीज़ मौजूद है और कोई अच्छी चीज़ मौजूद है, जिसकी मौजूदगी की ये अलामत है कि बहुत शदीद तेज़ खुशबू आपके मैं जब यहाँ पे पढ़ रही थी बैठ के कुछ अल्लाह, तो एक बहुत तेज़ किस्म की खुशबू आई है, जिससे ये लगता है कि आपके घर में कुछ अच्छा है। बहरहाल वो वहाँ से चली गईं, फिर उसके बाद मेरी बड़ी बहन जो थीं, उनको भी चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन उनको क्या नज़र आता था कि वो डरती बिल्कुल भी नहीं थी। वो बड़ी ब्रेव थी, अलग मैं तो बड़ा डरता था भई, बरमला मैं कहता हूँ, इस बात का इज़हार करता हूँ, मैं डरता था। और मेरी बड़ी बहन बड़ी बोल्ड थी, वो मतलब रानी रातों को तीसरी मंजिल पे छत पे अगर गीज़र ऑन करने जाना है तो वो बाजी आप चली हैं भई, वो चली जाती थीं। और ये उसी बहन की बात हो रही है जिसने खुला ले ली थी, या नहीं, सबसे बड़ी बहन सबसे बड़ी बहन। जिसकी कोई औलाद नहीं थी? जी, जिनकी कोई औलाद नहीं है। फिर उनकी शादी से पहले के ही सारे वाक़यात हैं। तो उनके साथ क्या होने लगा कि रातों को अचानक वो चीखें मारती हुई उठने लग गईं और आके अम्मी के साथ, अम्मी, अम्मी मतलब लाइक डर रही हैं और अ, काँप रही है और अम्मी को गले लगा के, और अम्मी उससे पूछती थी क्या हुआ, क्या हो गया? तो और वो इस कंडीशन में होती थी कि कुछ कहती भी नहीं थी। मतलब काँप रही है, डर रही है मगर कुछ बता नहीं रही। फिर
काफ़ी दफ़ा इस तरीके से हुआ, तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अम्मी, मैं इस कमरे में सो रही होती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ एक कोना उन्होंने मतलब बताया कि इस जगह पर एक स्याह रंग की औरत खड़ी होती है, मतलब पूरा उसका लिबास काले रंग का है, और वो खड़ी होके मुझे मतलब मैंने ये नोट किया है, मेरी जब आँख खुलती है तो वो यहाँ पे खड़ी मुझे देख रही होती है, और अंधेरे में भी वो नज़र आती है, मतलब यानी कि, और मतलब वो तो डरती नहीं थी मुझे। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये ऐसे ही बस डर जाती होंगी नींदों में, ऐसे ही ख्वाब में, फजूल बात है ये तो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि मैंने ज़रूर देखा हुआ था, अपने घर में मौजूदगी का एहसास था मुझे, क्योंकि मुझे 3 से 4 मरतबा फ़ील हुआ था घर के, वो टॉप फ्लोर पे मैं भी टावर पे जाके वहाँ पे, मतलब नया-नया एक, आपको याद होगा जब इंटरनेट वाई-फाई वगैरह का चक्कर था, तो पड़ोसियों का वाई-फाई घर में नहीं होता, पड़ोसियों का वाई-फाई कनेक्ट करने के लिए बंदा कहीं पर भी जाके बैठ जाता था। तो मैं भी लैपटॉप लेके ऊपर छत पे चढ़ जाता था, वहाँ पे वाई-फाई कनेक्ट करता था, तो एक मर्तबा वहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं सीढ़ियों में बैठा हुआ था, और सीढ़ियों पे से सेम लाइक वहीं वैसे ही एक हेवला सा मुझे नज़र आया, और वो मेरे ऊपर से गुज़र के चला गया, और मैं इतना डरा कि मैंने अपने लैपटॉप का जो चार्जर था उसका ही वायर नहीं निकाला वहाँ से, और मैं वैसे ही लैपटॉप लेके भागा, और वो वायर जो है वो पीछे से ताड़ 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 सीढ़ियों पे टकराता हुआ नीचे आ रहा है, मार्बल पे वो उसका जो कॉर्ड होता है वो लग रहा है, और मैं उसकी आवाज़ से भी डर रहा हूँ। खैर बहरहाल ये हुआ, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, फिर मेरे वालिद किसी आलिम को, बुज़ुर्ग थे, उनको लेकर आए घर पे, तो अब्बा की मौजूदगी में मेरी बहन गईं उनके पास, तो वहाँ पर उनको बिठाया उन्होंने, और कुछ पढ़ा, और उन्होंने ये कहा कि इस बच्ची को अब आप अकेले नहीं छोड़ें, अकेले कमरे में नहीं रह सकती ये बच्ची, और इसके साथ कुछ ना कुछ मामलात हैं, जो इसको परेशान कर रहे हैं और सोने नहीं दे रहे हैं। और उनको, मेरी बहन को ना काफ़ी टाइम से, उससे पहले से ख्वाब में छिपकलियाँ और साँप नज़र आते थे। और वो ये शिकायत तो करती थी, यार मुझे ख्वाब में अम्मी, मैं ये देखती हूँ बहुत सारे साँपों ने और बहुत सारी छिपकलियों ने घर में, जिस जगह पे, जिस कमरे में हूँ उसको पूरा घेर लिया है। इस तरह के ख्वाब मुझे भी नज़र आते थे, साँप-वाँप नज़र आते थे कि जिस कमरे में हम हैं, जो कमरा हमारे वालिद और वालिदा की शादी के बाद था, और हम रहते थे उधर, तो उसमें मैं ये देखता था ख्वाब में, मैंने भी ये ख्वाब देखा है कि वहाँ पे साँप ही साँप बहुत सारे आ गए हैं। लेकिन वो मैं समझता था ऐसे ही, बस ऐवें ही तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन आलिम ने कहा कि आप इसको अकेला नहीं छोड़ें, ये अकेली नहीं सो सकती है बच्ची, और ब्लैक कलर ये ना पहने। ब्लैक कलर की पाबंदी उन्होंने कहा था ना पहने, और बाकी सब ये कुछ पढ़ने के लिए उन्होंने कहा था, दिया था, और कहा था ये सारी ज़िंदगी बेटा आपने पढ़ना है, जब तक आप ज़िंदा हो ना, ये सब ये पढ़ना है, पढ़ते रहना है। और वो अब्बू लेकर आए थे उनको, और वो कुछ अब्बू को ही बता के गए थे पढ़ने के लिए। तो फिर हुआ ये कि शायद ये नमाज़-वमाज़ तो पढ़ते रहे, उम्रा भी करने चले गए, उम्रा करके आ गए, और इन्होंने पढ़ना-पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन उम्रा करके आते ही बस ये हुआ था कि मेरी बहन का रिश्ता आया था, और उनकी 4 महीने के बाद शादी हो गई थी। लेकिन उनको आज तक बच्चे नहीं हैं, और फिर उसके बाद जो मेरी दूसरी बहन थी, उसकी जो खुला हुई, उसकी खुला होने के बाद 1.5-2 साल के बाद हमने दोबारा शादी कर दी थी। लेकिन अब उसकी भी शादी को 1.5-2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो भी, उसके यहाँ भी बच्चे नहीं हैं। डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तो डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप ठीक हैं, मेडिकली आपको कुछ भी नहीं है, दोनों बहनों का यही है, मेडिकली आप लोगों को कुछ भी नहीं है, और आप लोग फिट हैं, बस अल्लाह ताला की तरफ से है, जो भी है आपको देर जो भी है, ये अल्लाह की देन है। मैं कहता भी हूँ उनको, इन लोगों को, अम्मी को भी कहता हूँ कि यार अम्मी, ये अल्लाह ताला की, मगर मेरी वो माँ है ना, वो अब रोती हैं, और इसकी वजह से मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूँ। कि वो ये कहती हैं, देखो मैंने, मेरे साथ कितनी आज़माइशें हैं, शादी के बाद से मैं देखो बीमारियाँ झेलती हुई आई बच्चों की। फिर उसके बाद एक 22 साल तक एक लंबा अरसा होता है, 22 साल एक बच्ची, नॉर्मल बच्चे को सँभालते रहना। सारी सोशल एक्टिविटीज़ उनकी ख़त्म हो चुकी थी, और इवन उनकी कुछ थी, मेरी तो वो भी नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से, अम्मी शादी में जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, बहनें भी जाती हैं, सब जाते थे घर से। मैं इस बहन के साथ अपनी होता था हमेशा घर में। अच्छा सलमान, इस दौरान जो आपके बहनोईज़ हैं, उनके भी हाँ। आई एम श्योर टेस्ट हुए होंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, 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 बिल्कुल, 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 उनके साथ हुँ। कोई इश्यूज़ नहीं है। ज़ाहिर है ये तो, अब तो ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है
कि जब भी आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास या फर्टिलिटी एक्सपर्ट दोनों के का पास, दोनों का ही होता है। उसके बगैर वो बिल्कुल फीमेल्स को एंटरटेन ही नहीं करती, कहती हैं आप घर चली जाएं, इससे हमारा रिजल्ट खराब होगा, अगर हम आपका ट्रीटमेंट करेंगी तो उसमें रेटिंग्स में हमारी मतलब फर्क आएगा, आप लोग जाके रेट करेंगे इंटरनेट पे हर जगह, आप तो अवेलेबल होती है ना, बड़ी बड़ी डॉक्टर्स हैं कराची में भी और इस्लामाबाद वगैरह में भी, तो उनका भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन नहीं है चलें। फिर इन सारी चीजों को देखते हुए ना मिनाज भाई, अम्मी किसी के पास गई उनसे मालूमात लेने के लिए कि मेरे शौहर बिल्कुल ठीक थे, हमारे अब्बू बहुत उन्होंने अच्छी लाइफ गुजारी है, एक जाहिर है एक अच्छे पोस्ट पर थे तो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारा। हम अपने अब्बा को मतलब हम स्कूल चले जाते थे, शाम देर से अब्बा आते थे, और अब्बू बिजनेस भी करते थे प्लस जॉब भी करते थे, तो हमें तो अपने अब्बा देखना भी नसीब नहीं होते थे, हम सो जाते थे, उसके बाद अब्बू आते थे और सुबह चले जाते थे, तो और क्योंकि बहन भाइयों की भी जिम्मेदारी थी, उनको भी पालते थे। हाँ, हमारे दादा जल्दी इंतकाल कर गए थे और अब्बू सबसे बड़े थे, तो अम्मी ने फिर रिटायरमेंट के फौरन बाद इस तरीके की चीजें शुरू हुई अब्बू के साथ और ये सारी चीजें, तो अम्मी ने मालूमात की, तो उन्होंने कहा कि भाई देखें आपकी तो पूरी फैमिली पे कुछ ना कुछ असरात हैं, और आपकी पूरी फैमिली जो है ना इस चीज से डिस्टर्ब है। अम्मी ने मुझे कहा कि भाई देखो मैंने ऐसे ऐसे मालूम किया है और ये चीजें हैं, तो मिनाज भाई आपको पता है कि इन चीजों में कितनी दो नंबरियां भी हैं, खवातीन को देख के और इस तरीके के लोग जो हैं वो अपने उसमें ले लेते हैं, और वो मतलब फिर वो तावीज़ और उसके पैसे दे दो और ये दे दो वो दे दो। मैंने अम्मी को कहा यार आप छोड़ें अम्मी, अल्लाह ताला की तरफ से हो सकती हैं, आजमाइशें हैं, हर इंसान के साथ आ सकती हैं। फिर चीजें और चेंज होती गईं, डाइवोर्स और बहुत सारी चीजें ना, फिर मेरी अम्मी फिर कहीं गईं और किसी और के पास ना, हमारे घर के सामने रहते हैं, उनके घर में ज़्यादा वो सारे लोग आलिम हैं और लाइक कुरान हाफ़िज़ और आलिम और मुफ्ती इस टाइप के लोग हैं, उनके घर में हर दूसरा बंदा ना इसी तरीके से एक मतलब इस्लामिक काफ़ी माहौल है उनके घर में। हमारे घर में हमें ये भी बताना भूल गया कि उन्हीं में से एक बच्ची है मौल्लिमा, वो 10 से 12 साल हो गए, वो छोटी थी, काफ़ी कम उम्र की थी, तब से हमारे घर में मदरसा लगाती है और 50 से 60 बच्चे रोज़ाना कुरान की तालीम लेने आते हैं। हमने एक बड़ा घर में बड़ा रूम है काफ़ी, उसका बाहर से एंट्रेंस है, मेन जो कार पार्किंग है वहाँ से एंटर होते ही ड्राइंग रूम का और उस रूम का एक मेन एंट्रेंस है सामने से ही, तो उधर पढ़ते भी हैं, कलाम पाक पढ़ा जाता है रोज़ाना। तो उन लोगों को कहा, उन्होंने भी मालूमात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि आपके साथ ये इश्यूज़ हैं। फिर भी मैंने अम्मी को आई गई कर दी, मैंने कहा यार छोड़ें यार अम्मी ये वो, तो रहने दें आप, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं ये सारे मसाइल, ये आज़माइश है हमारी। लेकिन फिर मुझे भी एक फ़ील हुआ और एक पॉडकास्ट मैंने देखी थी, पता नहीं अब मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ या नहीं, उनकी पॉडकास्ट में मैंने आपको भी देखा था। ना उनका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है। यार वहाँ पे मैंने एक जावेद साहब आते हैं, शाज़ली, जावेद शाज़ली, शायद मैं भी था। आप यार आप उनकी पॉडकास्ट में गए ज़रूर थे और उनका नाम मेरे अज़लान शायद नाम है। अज़लान, हाँ अज़लान। अज़लान की पॉडकास्ट में मैंने आपको भी देखा था शायद, हम्म। मैं गलत तो नहीं? हाँ हाँ, और देखो। और जावेद अहमद शाज़ली साहब हैं, वो उनकी पॉडकास्ट पे आए थे, तो अज़लान ने कहा था कि आप ये इनका ऑथेंटिक होता है और आप इनसे कांटेक्ट करें, उन्होंने वहाँ पे नंबर भी दिया था, तो मैंने शाज़ली साहब को कांटेक्ट किया, तो शाज़ली साहब ने फिर कहा कि आप सारे जो तीनों बहनें, आपकी दोनों बहनें, आप, आपकी मदर, सलमान, आपकी आवाज़ गायब हो गई। आपके फादर, लोग इसका इलाज कीजिए। हाँ, तो अब आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है। तो शाज़ली साहब ने मुझे कहा था कि आप सब लोगों पर आप दोनों बहनों पर, आप पर और आपकी वालिदा पर और आपके वालिद पर जादू के असरात हैं, आप इसका इलाज कीजिए। तो मैंने कहा कि भई मैं कैसे इलाज कर सकता हूँ, आप मुझसे मुलाकात कीजिए। ज़ाहिर है मुझे जब इस तरीके की चीज़ पता चली तो मैं पीछे लगा उनके, भई आप मुझसे मुलाकात कीजिए। उन्होंने कहा मैं तो मतलब कराची में नहीं होता, आई थिंक वो जेहलम में या कहीं होते हैं। उन्होंने मुझे कराची में भेजा
अपने वो जो उनके मतलब बड़े हैं, क्या कहेंगे उनको, जिनसे वो बैयत हैं, तो मैंने कहा आप वहाँ चले जाएं हमारे हजरत साहब के पास, उनसे आप जाके मिलें। हम्म। बहरहाल मैं वहाँ चला गया था। वो एक जगह है, शायद आप जानते भी होंगे, वो नाज़िमाबाद में कहीं है। हाँ, वहाँ मैं वहाँ चला गया था। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपके साथ ये मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है, और आप ये पढ़ें। कुछ उन्होंने पढ़ने के लिए चीज़ें दी थी मुझे, और मेरी बहनों को भी, मुझे और मेरी अम्मी को भी, और अब्बू को मैंने बता दिया था कि भई अब्बू जो हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो पढ़ सकें। तो उन्होंने कहा था ठीक है, वो आप पढ़ें, आपकी वालिदा जो भी, दोनों में से जो आप पढ़ोगे तो वो ही आप उनको फूँक देना, लेकिन पहले आप पढ़ना, फिर उनको फूँकना और पानी भी दम करके उनको पिलाना। तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया मिन्हाज भाई, रमज़ानुल मुबारक में मैंने पढ़ना शुरू किया, लास्ट अभी जो रमज़ान गए। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते-पढ़ते शुरू के 1-2 दिन मुझे काफ़ी डर भी लगा पढ़ते हुए, क्योंकि मैं अकेला ही होता था घर में, अम्मी अपने कमरे में होती थी अब्बू के साथ, और मैं अकेला पढ़ रहा होता था। वो पढ़ते-पढ़ते वो मुझे आदत सी हो गई, फिर मैं पढ़ने लगा सही। लेकिन रमज़ान गुज़रने के बाद उसमें गैप आने लगा, और फिर वो मैं मेरी जॉब वगैरह के सिलसिले की वजह से वो मेरा रह गया, और मैंने पढ़ना कंप्लीटली बंद कर दिया ईद के बाद। तो उसके बाद जो सिलसिले शुरू हुए ना मिन्हाज भाई, इतने ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उनको छेड़ दिया पढ़ के, क्या तकलीफ पहुँचा दी, जो भी चीज़ें थीं, या जो जादू के असरात थे, वो इतनी तेज़ी के साथ पलट के वापस आए। हुआ ये कि एक तो हमारे घर में अचानक धमाका हुआ। मैं घर में सो रहा था, फ्राइडे का दिन था, छुट्टी की थी मैंने, बल्कि मैं जॉब ही नहीं कर रहा था उस वक़्त, जॉबलेस था। हाँ, मेरी जॉब नहीं थी उस वक़्त। मैं घर में सो रहा था अपने रूम में, अचानक बहुत तेज़ ब्लास्ट की आवाज़ आई ना, तो मैं समझा शायद कहीं बाहर कहीं कोई धमाका हुआ होगा, घर में इतना खतरनाक धमाका कैसे हो सकता है? तो आफ्टर 1 सेकंड और 2 सेकंड मेरी वालिदा की आवाज़ आई चीखने की, सलमान, सलमान, मतलब, तो मैं समझा शायद मेरे वालिद गिर गए हैं यहाँ पे, तो मैं उठ के भागा। जैसे ही मैं रूम में से भागा हूँ, घर में से मतलब रूम में से निकल के, तो मुझे अम्मी की जगह एक आग का शोला नज़र आया बस, और वो अम्मी को पूरी आग लगी हुई थी, चारों तरफ कपड़ों में, और वो हमारे किचन में ब्लास्ट हुआ था, नीचे किचन के कैबिनेट्स में, और उससे अम्मी के कपड़ों में आग लगी थी। अम्मी के दुपट्टे में आग लगी, देन उनके कपड़ों में आग लग गई। तो वो मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दिया, मैंने फ़ौरन अम्मी के कपड़े जो दुपट्टा था उसको नोचा, दुपट्टा उतार के फेंका, तो वो जो दुपट्टा था वो मेरे हाथों पे आ गया, मेरे पूरे हाथ जल गए, और अम्मी भी काफ़ी अच्छी-खासी अम्मी को भी इंजरीज़ हो गई थी, बर्न इंजरीज़ गर्दन पे से और पेट पे और कमर पे। मगर अम्मी को इतनी तेज़ नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी ठीक-ठाक वो भी जली थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा शदीद हुई, 3rd डिग्री का हाथ मेरे जल गए थे, एक हाथ, तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। शदीद तरीन गर्मियाँ थीं उस दौरान, अबाउट 40 40 प्लस ऐसे चल रहा था ना तब गर्मियाँ, और मैं हॉस्पिटल जाते-जाते आप यकीन करेंगे कि मैंने बार-बार रास्ते में गाड़ी रुकवा के अपने दोस्त को कहता था कि यार बर्फ ले लो, पानी के अंदर डालो, पानी गर्म हो गया है, मेरे हाथों में बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये हुआ, ये चलता रहा, कुछ दिन के बाद हम लोग सही हो गए, ज़ाहिर है फिर वो मेडिसिन्स थी ये वो, हम लोग सही हो गए, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ मुझे हार्ट का नहीं, मेरे वालिद घर में अचानक, क्योंकि ये चलते-फिरते तो थे ना, अभी 2-4 महीने से चलना-फिरना छोड़ा है उन्होंने, 2-3 महीने से बेड पे आएँगे। अचानक ये कुर्सी पे बैठे हुए थे, अम्मी इनको मतलब बिठा के, और अम्मी इनको खिलाती थी अपने हाथ से, क्योंकि अपने हाथ से अब्बू को खाने में परेशानी होती थी, गिरा लेते थे कपड़ों वगैरह पे, क्योंकि पार्किंसंस में इसमें ना हाथ वगैरह काम नहीं करते, बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स आ जाते हैं हाथ में, काँपते हैं हाथ। तो अम्मी खिलाती थीं, अचानक अम्मी खिला के किचन की तरफ पलटी हैं, और अब्बू गिर गए कुर्सी पे से। गिर गए तो मैंने देखा अब्बू गिर गए हैं, तो मैंने जल्दी से अब्बू को उठा के बिठा दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर अब्बू गिर गए, हम मतलब सही थे, तो हम कुर्सी से बाँधते-वाँधते नहीं, कोई स्टेप्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाते थे उनको सेफ्टी के लिए। फिर मैंने देखा फिर अब्बू गिर गए, और इस दफ़ा ज़्यादा शदीद गिरे हैं, टाइल पे नीचे जाके सर-वर लगा उनका, और इस तरीके से फिर उसके बाद अब्बू की एक अलग ही कंडीशन हो गई, लाइक कोमा अजीब। तो फिर मैं हॉस्पिटल वगैरह लेके गया, फिर उसके बाद अब्बू बिल्कुल, उसके बाद से अब्बू चले ही नहीं हैं, और तब से वो बेड पे ही हैं।
और उनके सारे शोल्डर और पैर वगैरह, हाथ वाथ सब फ्रीज हो गए हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपीज भी मैं करवाता रहा, बहुत मैंने मेहनत की रात और दिन। अभी भी मेरे सामने ही है मेरे अब्बा, और मैं मतलब यानी कि इनके पास ही होता हूँ, या तो अम्मी होती हैं या मैं होता हूँ। तो मैं रात में भी बाहर भी होता हूँ ना कहीं अपने दोस्तों में, तो आके मैं देखता हूँ, दो दो तीन तीन दफा अब्बू को देखता हूँ यार, क्या है कहीं उनको मतलब उनको चेंज कराना, लाइक पैम्पर्स वगैरह, ये सब कुछ मैं करता हूँ। तो फिर ये सब कुछ हो गया, चले ठीक है, बीमार तो थे अब्बू, हमने सोचा कि भाई ये सारी चीजें बीमारी ट्रिगर करती है। तो फिर मुझे कार्डिक के इश्यूज होना शुरू हो गए, हार्ट बीट वगैरह ये वो काफी ज्यादा। फिर देन मेरे दोस्त वगैरह मुझे लेके जाते थे कार्डिक, और मैं चेकअप करा के आता था, मुझे टैबलेट्स वगैरह देते थे, मैं ठीक हो जाता था। ये सब चीजें चलती नहीं, फिर मेरा कार्डिक का इशू थोड़ा सा बेहतर हो गया, सही हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर मेरी वालदा को कार्डिक का इशू हुआ, जो कभी उनको हुआ ही नहीं था, लेकिन उनको हो गया अचानक से। और फौरी तौर पे उनको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, ये वो। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि भाई इनकी हमें अभी अभी फौरन आप लिख के दें, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हम करेंगे, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करवा लिया मुझसे। देन उनके टेस्ट हुए तो वो बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं। फिर 2-3 दिन डॉक्टर्स ने रखने के बाद कहा कि आप इनको घर ले जाएं, इनको तो कोई एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की कोई जरूरत ही नहीं है, आप घर ले जाएं, इनको मेडिसिन लें, चलती रहेंगी। तो बस ये सारी चीजें थी, मैंने कभी आज तक किसी को बताई भी नहीं। और मैं साहब की ये स्कीम काफी टाइम से सुनता चला आ रहा था, तो मैं सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए, शायद ये मसाइल कोई मेरे सुने, शायद अगर ये चीजें वाकई अगर कोई जादू के असरात नहीं है कुछ है, मे भी कोई मेरी हेल्प कर दे या मेरे लिए दुआ करे। कम से कम आप लोगों से मेरी यही दुआ रिक्वेस्ट है, अपील है मेरी, कि आप लोग प्लीज दुआ करें हमारी मुश्किल, ताकि थोड़ी कुछ कम हो, अल्लाह ताला हम पर रहम करें। और अगर ये आजमाइश है तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। और अगर ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं, तो ये अब बहुत ज्यादा मतलब बर्दाश्त से बाहर हैं, तो मेरे लिए दुआ करें, बस मैं ये कहता हूँ। या अगर कोई इसका कोई हल है तो मुझे वो बताएं, कोई भी सजेस्ट करे मुझे।